वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर मटेरियल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट बारे में। इसमें क्या है, सिलेबस पहला चैप्टर हम एक्सप्लेन करने चले जा रहे हैं। इसमें पहला मतलब ये ही सिर्फ एक टॉपिक है, इसी के बारे में सब कुछ बताया गया है। पहला हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। यही सब पहले यूनिट में सिर्फ इतना ही है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। अब देखिए, इंजीनियरिंग मटेरियल सिर्फ 3 पार्ट मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है मेटल एंड अलॉयज, पॉलीमर्स, कंपोजिट और सेरेमिक्स। इन सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानते भी होंगे, बहुत सिंपल है। अब इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। और पॉलीमर्स हमारा फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोसेटिक पॉलीमर, इलास्टोमर पॉलीमर। और कंपोजिट है, सेरेमिक्स है। इन सब के बारे में भी मैं डिटेल में पहला हमारा क्या है, मेटल। पहले मेटल के बारे में समझ लेते हैं, मेटल क्या होता है। अब मेटल, सॉइल मेटल विच इज टाइपली हार्ड, शाइनी, मलिएबल, फ्यूजिबल, मतलब ये सब बारे में आप जानते होंगे। जैसे एग्जाम्पल हमारा आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम, ये सब हमारे मेटल हैं। और अलॉय क्या होता है, जो अलॉय इज अ मटेरियल कंपोज ऑफ 2 और मोर मेटल, जो दो और दो से ज़्यादा मेटल मिला के बनते हैं, उन्हें अलॉय करते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल में स्टील हो गया, वो भी एक अलॉय है। और अ मेटल एंड नॉन मेटल, ऐसा भी बन सकता है, मेटल और नॉन मेटल मिक्स करके भी बना सकते हैं। अलॉय आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन प्योर मेटल। अब देखिए, इसमें हम पहला टाइप क्या था, इसमें मेटल एंड अलॉय। अब मेटल एंड अलॉय को फर्दर डिवाइड किया है फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस में वो आते हैं जिसको हम आयरन से मिक्स करके बनाते हैं, जो अलॉय, उसी को हम कहते हैं फेरस। और नॉन फेरस मतलब इसमें आयरन का मिक्सचर नहीं होता, आयरन का कोई भी एलिमेंट नहीं रहता। अब इसको फेरस में हम तो फर्दर 2 डिवाइड में किया गया है, स्टील्स और कास्ट आयरन। स्टील जैसे हमारा प्लेन कार्बन स्टील हो गया, अलॉय स्टील हो गया। कास्ट आयरन में वाइट कास्ट आयरन, मलिएबल कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन। लेकिन इन सब के बारे में आपको पता होगा, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बाकी और सब हैं, जैसे पॉलीमर है, इन सब के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये सब थोड़ा नया टॉपिक आ जाते हैं। देखो, जैसे फेरस आ गया, फेरस क्या है, आयरन हैज़ मेन कंस्टिट्यूएंट, इसमें आयरन जाता है मेन। पर नॉन फेरस में क्या होता है, अदर देन आयरन हैज़ मेन कंस्टिट्यूएंट। आयरन के अलावा जो भी एलिमेंट आएगा उसे हम ज़्यादा मतलब मेन कंस्टिट्यूएंट रहेगा हमारा। स्टील कार्बन लेस देन 2% होगा। कास्ट आयरन, ये सब आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। कास्ट आयरन कार्बन मोर देन 2%। Cu मतलब कॉपर हैज़ मेन कंटेनेंट। अब देखिए हमारा क्या आ गया दूसरा टाइप, पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है, जो 2 और मोर पार्ट्स या फिर यूनिट से बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। जब पॉली मतलब मेनी होता है, मेरोस मतलब यूनिट्स, जो 2 या 2 से अधिक यूनिट से बन के बने रहते हैं, उन्हें पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर, ये पॉलीमर फर्दर मैंने 3 से डिवाइड किया था, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोसेटिक पॉलीमर, इलास्टोमर। अब देखो हमारा पहला आता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। देखिए, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर सिंपली है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर मतलब ये है कि जब हम अगर कोई पॉलीमर है, उसको अगर हम हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाए, और उसे कोल्ड करने पे हमारा कूल हो जाए, उसे हम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहते हैं। अगर उसी तरह मतलब अपोजिट में, जैसे इसमें क्या हमारा एग्जांपल हो जाएगा, पीवीसी आ गया। पर हमारा अपोजिट हम थर्मोसेटिंग समझे, तो थर्मोसेटिंग में क्या होता है कि हम उसे अगर एक बार कूल करके हार्ड मेटल कर दिए तो परमानेंटली हार्ड हो जाता है। उसे हम रीहीटिंग करके उसे मतलब सॉफ्ट नहीं कर सकते, पर हमारा थर्मोप्लास्टिक में उसे सॉफ्ट कर सकते हैं। इसमें हमारा एग्जांपल जैसे हमारा बैक लाइट हो गया। और इसमें क्या रहता है, नो साइक्लिंग, मतलब रिसाइकेबल नहीं होता ये, पर ये हमारा रिसाइकेबल होता है। ऐसे आप लोग सिंपली में इजी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। अब देखिए, हमारा उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं इलास्टोमर। इलास्टोमर क्या होता है, अगर हम इसे कंपेयर करते हैं थर्मोप्लास्टिक से, तो ये क्या होता है, इसमें सॉफ्ट होता है, पर हमारा थर्मोप्लास्टिक इसके कंपेयर में हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है, क्योंकि ये एक बार अगर कुछ पे मतलब थर्मोप्लास्टिक में एक बार हीट कर दिए ना, तो मतलब सॉफ्ट हो जाएगा। अगर कूल कर दिए तो हार्ड हो जाएगा, तो अपने आप से मतलब खुद से रिगेन शेप साइज नहीं कर पाएगा। पर इलास्टोमर, इसमें प्लास्टिक मतलब इलास्टिक ज़्यादा होती है, तो ये अपने आप मतलब शेप में आ जाए। जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया रबर में क्या आप खींचते हैं, फिर अगर आप फोर्स हटा देते हैं तो खुद अपने आप मतलब अपने साइज में आ जाता है, तो इलास्टोमर उसे कहते हैं। देखो, इसमें भी टाइप है, नेचुरल रबर, पॉलीथीन, ये सब पढ़ लीजिएगा। मतलब ये सब आता नहीं है, बस टाइप पूछेगा, उसका डिफिनीशन पूछेगा नॉर्मली बस। अब हम दूसरा आ जाते हैं, कंपोजिट। कंपोजिट क्या होता है, कंपोजिट मतलब आर आल्सो कॉल्ड कंपोजिशन। कंपोजिट मतलब 2 या 2 अधिक से मतलब मटेरियल से बना रहता है, उसे हम कंपोजिट कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, मटेरियल्स आर और शॉर्ट टू कंपोज, मतलब ये वही चीज़ है, शॉर्ट में लिखा है, आर मटेरियल मेड फ्रॉम 2 और मोर कंस्टिट्यूएंट मटेरियल विद सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब ये है कि अगर डिफरेंट केमिकल या फिर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगा, तो हमारा जो मटेरियल निकलेगा तो यूनिक में निकलेगा, क्योंकि उसमें दोनों की प्रॉपर्टी रहेगा, तो हमारा बेस्ट मटेरियल बनेगा, तो उसी को हम कंपोजिट कहते हैं।
अब देखो कंपोजिट फर्दर डिवाइड किया गया है लेमिनार में, पार्टिकल और फाइबर रेनफोर्स में, पार्टिकल रेनफोर्स में और फाइबर रेनफोर्स में। देखिए रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे इसमें कंपोजिट हमारा दो कंपोनेंट होता है, एक मैट्रिक्स होता है, एक रेनफोर्समेंट होता है। मैट्रिक्स वो होता है जो मेन बॉडी होता है, मेन बॉडी मटेरियल, मतलब जिसमें ऐसा मटेरियल जिसमें हम मिक्स करके कोई चीज़ नया बनाते हैं, उसी को हम मैट्रिक्स जो है मेन मटेरियल होता है। और रेनफोर्समेंट मतलब ऐसा मटेरियल जो उसे मतलब स्ट्रेंथ देती है, फाइबर या फिर पार्टिकल कोई भी मिला के उसको हम कंपोजिट बना रहे हैं, कोई नया पार्टिकल बना रहे हैं। इस पार्टिकल से बनाने से हमारा क्या उसकी जो प्रॉपर्टी है इंप्रूव हो जाएगी। जैसे इसमें हाई स्ट्रेंथ आ जाएगा, लाइट वेट हो जाएगा, हमारा क्रोजिव रेजिस्टेंस रहेगा, गुड स्टीफनेस रहेगा, ड्यूरेबल हो रहेगा, ये सब आ जाता है। तो इसीलिए कंपोजिट हमारा सही रहता है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है सिरेमिक्स। अब सिरेमिक्स के बारे में बात करते हैं कि सिरेमिक्स क्या होता है। सिरेमिक्स में फर्दर डिवाइड किया है मेटल ऑक्साइड, नाइट्राइट और कार्बोनाइट के बाद। सिरेमिक्स डिफाइंड हैज एनी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डू नॉट कंटेन कार्बन और इट्स कंपाउंड नॉन मेटेलिक मटेरियल। जो सिरेमिक होता है, सिरेमिक आर इनऑर्गेनिक एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल मेड बाय हीटिंग क्ले और अदर मटेरियल एट हाई टेम्परेचर, उसे हम सिरेमिक कहते हैं। सिरेमिक जो है मेटल ऑक्साइड, नाइट्राइट, कार्बोनाइट, इसके बारे में आता है। जैसे मेटल ऑक्साइड में हो गया एल्यूमिना, ये सब है ग्लास सिरेमिक्स। अब इसमें एक और पार्ट आता है एम्फोरस मटेरियल। एम्फोरस मतलब द मटेरियल हैव नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल। इसका एम्फोरस मतलब इसमें कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, मतलब एटम का इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे मटेरियल लाइक ग्लास, पैराफिन, मतलब एम्फोरस मटेरियल, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? ग्लास और पैराफिन, ये एम्फोरस मटेरियल के एग्जाम्पल है। दिस मटेरियल हैव प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, दे हैव डिफरेंट वॉल्यूम, शेप एंड डिफ्यूज स्लोली। अब देखिए इसमें क्रिस्टलाइन मटेरियल आ गया। अब क्रिस्टलाइन मटेरियल के बारे में आपको हम डिटेल में बता रहे हैं। क्रिस्टलाइन मटेरियल होता क्या है? देखिए क्रिस्टल मटेरियल हमारा मेन टॉपिक है, इसको हम इसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। पहले जो चल रहा है उसके बारे में बता देता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीमॉर्फिस। पॉलीमॉर्फिस ये मतलब होता है कि पॉलीमॉर्फिस का मतलब होता है कि एक ही मटेरियल अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर या फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। सिंपल में समझे तो जैसे जब एक मटेरियल एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है उसे पॉलीमॉर्फिस कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा जैसे आयरन हो गया। आयरन डिफरेंट फॉर्म में मिलता है, जैसे अल्फा आयरन, और अल्फा आयरन मतलब BCC स्ट्रक्चर पाया जाए। अभी BCC स्ट्रक्चर और FCC स्ट्रक्चर ये सब बाद में आएगा, पढ़ाऊँगा क्रिस्टलाइन फॉर्म में। और हमारा ये आ गया गामा आयरन हो गया, डेल्टा आयरन हो गया। डेल्टा आयरन हमारा BCC स्ट्रक्चर बनाता है और हमारा गामा आयरन हमारा FCC स्ट्रक्चर बनाता है। और हमारा जैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से हमारा क्या होता है, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डेंसिटी और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। और इससे यूजेस होता है हमारा जैसे हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मेटलर्जी, मटेरियल डिजाइनिंग, ये सब नॉर्मली चीज़ में कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिस में। बस इतना ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। हमारा मेन वही है जो मैंने छोड़ा अभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसके बारे में बताऊँ ना, वही चीज़ मेन है इसमें पूरा सिलेबस, क्योंकि वो 7 नंबर में पूछेगा ही। अब आगे हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे हमारा पहला आ गया डेंसिटी। डेंसिटी आप लोग जानते होंगे, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, इसलिए मैंने कुछ लिखवाया नहीं। अब मेल्टिंग पॉइंट भी आप जानते होंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इज द टेम्परेचर एट विच इट चेंजेस स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में कितने टेम्परेचर पे वो चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसी टेम्परेचर, उसी पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। देखिए अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड यूजुअली स्लाइटली ऑन प्रेशर एंड इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय स्टैंडर्ड प्रेशर। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट 1 atm, मतलब ये तो आप जानते होंगे। आइस का 1 atm कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर उसको बोले तो 273.15 केल्विन, 0 सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होता है ना, मतलब आइस। स्पेसिफिक हीट। अब तीसरा हमारा प्रॉपर्टी कौन सा है, पहले हमने क्या पढ़ा, डेंसिटी, दूसरा पढ़ा हमने मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा प्रॉपर्टी स्पेसिफिक हीट। एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितनी एनर्जी हमारी लग रहा है, मतलब किसी बॉडी को मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितना ही एनर्जी लग रहा है, उसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। इसका SI यूनिट होता है जूल पर केल्विन। मेटल्स हैव लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन प्लास्टिक, देयरफॉर दे रिक्वायर लेस हीट टू रीच अ पार्टिकुलर टेम्परेचर देन प्लास्टिक। थर्मल एक्सपेंशन में देखिए मेटल क्यों लोअर होता है, क्योंकि जो मेटल होता है वो हीट कंडक्ट करता है, मतलब हीट का जल्दी ट्रांसफर कर देता है। पर प्लास्टिक क्या होता है, नॉन कंडक्टिविटी होता है, तो उसमें हीट का ट्रांसफर जल्दी नहीं होता। तो एक ही जगह पे वो क्या होता है, मतलब खराब हो जाती है ना हमारा प्लास्टिक, एक ही जगह पे सिकुड़ जाता है, तो वही चीज़ है। इसीलिए
metal have lower specific heat capacity than plastic. Thermal expansion is the tendency of matter to change in volume in response to a change in temperature through heat. देखिए मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप लोग अगर मेरे नोट्स पढ़ेंगे, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, नोट्स पढ़ेंगे वहाँ भी समझ में आ जाएगा कि आप अपने में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा हो। नॉर्मली जो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपेंड होना, मतलब कितना एक्सपेंड हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे, उसी थर्मल एक्सपेंशन। जैसे जब किसी मटेरियल को हीट किया जाता है और उसका लेंथ, एरिया या फिर वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसी थर्मल एक्सपेंशन, इसी को थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे इसमें कुछ टाइप हो गया आपने, जैसे हो गया इसमें लीनियर एक्सपेंशन, मतलब लीनियर एक्सपेंशन मतलब उसमें लेंथ में इंक्रीज होगा, और एरिया एक्सपेंशन मतलब एरिया में इंक्रीज होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये सब सिंपल इसलिए मैंने लिखवाया नहीं। अब देखिए इसमें कुछ डेरिवेशन भी आ जाएगा थर्मल एक्सपेंशन पूछने के लिए। तो लीनियर एक्सपेंशन मतलब क्या होगा कि डेल एल मतलब कितना लेंथ में चेंज हो रहा है, और ये सब पूछता नहीं है ज़्यादा, इसमें थ्योरी नहीं है, मतलब पूरा थ्योरी है, कोई न्यूमेरिकल आएगा नहीं, तो भी बता देते हैं। जैसे लीनियर एक्सपेंशन में क्या होता है कि डेल एल इज इक्वल टू ये होता है अल्फा एल नॉट डेल टी। अब देखिए इसमें डेल एल क्या होता है हमारा चेंज इन लेंथ, और अल्फा क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, और एल नॉट हमारा क्या होता है ओरिजिनल लेंथ, मतलब जो पहला लेंथ है, और टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर। जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक में कैप क्यों किया जाता है, इसी थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, क्योंकि वो गर्मी के सीजन मतलब समर सीजन में वो एक्सपेंड कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर की वजह से हमारा जो रेल ट्रैक होता है वो एक्सपेंड किया जाता है, इसलिए हम पहले से गैप, मतलब इसलिए ठंडियों में गैप दिखता है उसमें। इसका एडवांटेज क्या है, जैसे हमारा थर्मोमीटर वर्किंग करेगा, हॉट रिवर्टिंग होगा। डिसएडवांटेज मतलब हमारा क्रैक इन ब्रिजेस में या फिर बैकलिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, यही सब है। अब हम 35वां हमारा थर्मल कंडक्टिविटी, इसके बारे में आप लोग सब लोग जानते हो। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट ऑफन डिनोटेड हैड के, मतलब ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है जो कंडक्ट करता है हीट। इसका ऐसा यूनिट होता है वाट पर मीटर केल्विन। हीट एनर्जी जनरेशन रेट विथ इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टर्बाइन। देखिए सिंपली क्या है थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी किसी मटेरियल की हीट ट्रांसफर करने की एबिलिटी होती है। जैसे सिंपली हम क्या समझते हैं, जैसे किसी मटेरियल की हीट को कंडक्ट या ट्रांसफर करने की कैपेसिटी को थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। जैसे इसका थर्मल कंडक्टिविटी मतलब के से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब ये सब ज़्यादा आएगा नहीं, सिर्फ थ्योरी है, मतलब इसमें न्यूमेरिकल आएगा ही नहीं, क्योंकि पूरा थ्योरी मटेरियल इंजीनियरिंग। तो अब हम इसका, आप देखो हमने क्या समझ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी समझ लिया। अब हमारा दूसरा पार्ट आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में जैसे हमारा स्ट्रेन तो आप लोग जानते होंगे, स्ट्रेन मतलब होता है हमारा डेल एल अपॉन एल, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेस भी जानते होंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़े। स्ट्रेस मतलब क्या होता है फोर्स अपॉन रेजिस्टिव एरिया। अब स्ट्रेंथ क्या होता है, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स विदाउट ब्रेकिंग और यील्डिंग, मतलब बिना ब्रेक और हील्ड, मतलब कोई भी उसमें मतलब ब्रेक व्रेक ना हो, उसके पहले मतलब कितना एबिलिटी मटेरियल मतलब हमारा रेजिस्ट कर रहा है फोर्स को, उसी को हम कहते हैं। सिंपली समझिए, स्ट्रेंथ किसी मटेरियल की वह एबिलिटी होती है जिसे वो एक्सटर्नल लोड या फोर्स को बिना टूटे विथ स्टैंड कर सकता है। सिंपली समझिए जैसे कि किसी मटेरियल की लोड को बियर करने की कैपेसिटी को हम स्ट्रेंथ कहते हैं। स्ट्रेंथ में जैसे हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ गया, शियर स्ट्रेंथ हो गया, टॉर्सियल स्ट्रेंथ आ गया। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब पुलिंग फोर्स को रिजेक्ट करना, कंप्रेसिव मतलब नाम से ही पता चल रहा है, मतलब कंप्रेशन को रिजिस्ट करना, और शियर मतलब जो ये लगाते हैं नहीं, जैसे नट का शियर फोर्स लग रहा है तो शियर फोर्स को रिजिस्ट करना, और टॉर्सियल मतलब ट्विस्ट फोर्स को रिजिस्ट करना, वही सब है, सिंपल है। अब हमारा दूसरा है स्टिफनेस, इतना आप लिख लेंगे ना बहुत मार्क्स मिल जाएगा। स्टिफनेस मतलब लीनियर इलास्टिक बिहेवियर। देखिए इसमें क्या होता है, स्टिफनेस किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसे वो डिफॉर्मेशन या फिर बेंडिंग को रेजिस्ट करता है। जो सिंपली में लिखा है मैंने, इट इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। अब हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, तो मैंने इलास्टिसिटी पढ़ा दिया पहले, वही लिख लीजिए, तो सेम टू सेम डिफिनेशन लिखेंगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं। इलास्टिसिटी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिमेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स रिमूव। इलास्टिसिटी मतलब एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे रबर हो गया, उसमें आप फोर्स लगा रहे हैं पर जैसे फोर्स रिमूव कर रहे हैं तो फिर अपने शेप में, ओरिजिनल शेप में आ जा रहा है, उसी को कहते हैं इलास्टिसिटी। अब आप फिफ्थ क्या है, प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच रिटेन द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस अंडर लोड परमानेंटली, वही चीज़ है। अब देखिए डक्टिलिटी आप पढ़े होंगे, सिंपल में है,
डक्टिलिटी क्या होता है? इट इज़ एबिलिटी ऑफ मटेरियल इन्वॉल्विंग इट टू बी ड्रॉन इनटू वायर विद एप्लीकेशन ऑफ, मतलब डक्टिलिटी क्या होता है कि हम उसे वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे कहते हैं डक्टिलिटी। में एग्जांपल होगा स्टील होगा, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब वायर के फॉर्म है। देखो ब्रिटलनेस मतलब इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अपोजिट टू डक्टिलिटी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग मटेरियल विथ लिटिल परमानेंट डिस्टॉर्शन। अब देखिए मतलब ब्रिटलनेस मतलब थोड़ा से हमर करने पे वो बहुत सारे टुकड़े में डिवाइड हो जाता है। जैसे हमारा कास्ट आयरन इस ब्रिटल मटेरियल, कास्ट आयरन को गिराते ही बहुत सारे टुकड़े में डिवाइड हो जाएगा, उसी कहते हैं ब्रिटलनेस। अब मेलेबिलिटी मतलब इट इज अ प्रॉपर्टी स्पेशल केस, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डक्टिलिटी विच परमिट मटेरियल टू बी रोल्ड और हैमर इनटू थिन शीट। मतलब इसको मेलेबिलिटी मतलब किसी मटेरियल को हम हैमर करने पे बहुत बड़ी मतलब थिन शीट में कन्वर्ट कर सके, उसी कहते हैं मेलेबिलिटी हमारा। 10 टॉपिक हमारा टफनेस। टफनेस क्या होता है? इट इज अ क्वालिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड लाइक हैमर ब्लो। ये सब मतलब आप लोग पढ़े होंगे, देखिए मशीनबिलिटी हो गई, क्वालिटी ऑफ मटेरियल विच रिफर टू रिलेबिलिटी केस विथ विच अ मटेरियल कैन कंडक्ट। ये अब देखिए ये चीज़ आप नहीं पढ़ोगे तो इसके बारे में बता देता हूँ क्या है। देखिए रेजिलियंस सिंपली मैं समझाता हूँ। रेजिलियंस किसी मटेरियल की वो एबिलिटी होती है जिसमें वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करके इलास्टिक लिमिट तक स्टोर करता है और लोड हटाने पर वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है, उसे रेजिलियंस कहते हैं। जैसे सिंपल हम समझते हैं इलास्टिक लिमिट के अंदर एनर्जी ऑब्जॉर्व करने की कैपेसिटी को रेजिलियंस कहते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रिप। ग्रिप मतलब होता है कि एक फिनोमेना है, मतलब एक ग्रिप मतलब एक फिनोमेना है जिसमें किसी मटेरियल में कांस्टेंट लोड और हाई टेम्परेचर पर धीरे धीरे परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, उसे हम ग्रिप कहते हैं। जैसे हम इसको सिंपली कैसे लिखेंगे, कांस्टेंट स्ट्रेस और हाई टेम्परेचर पर टाइम के साथ होने वाला परमानेंट डिफॉर्मेशन ग्रिप कहलाता है। अब देखिए क्रिस्टल, अब हमारा ये मेन टॉपिक होगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन मेटल। अब हम इस क्रिस्टल के बारे में समझते हैं जो हमारा मेन पार्ट है, इसी के लिए हम रुके थे कि यही मेन पार्ट हमारा क्रिस्टल। क्रिस्टल हम स्टार्टिंग समझते हैं, पहले हम इसमें समझते हैं, देखिए क्रिस्टल, पहले हम एक क्रिस्टल लेटिस समझते हैं। क्रिस्टल लेटिस क्या होता है? द यूनिट सेल विच आर ऑल आइडेंटिकल आर इंडिफिनिट इन सच अ वे दैट दे फिल स्पेस विदाउट ओवरलैपिंग द 3D अरेंजमेंट ऑफ आइटम मॉलिक्यूल। और ये सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए क्रिस्टल लेटिस एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल्स का एक रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट होता है जो 3D स्ट्रक्चर बनाता है, उसी को हम कहते हैं क्रिस्टल लेटिस। और सिंपली समझिए तो एटम या फिर आयंस या फिर रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न में अरेंजमेंट क्रिस्टल लेटिस कहलाता है। अब देखिए अब दूसरा आता है हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल हमारा 3 टाइप का मेनली होता है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, फेस इंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब इन सब के बारे में एक एक करके समझते हैं। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है? द आइटम आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर और एवरी आइटम एक्ट एट द कॉर्नर इज शेयर्ड अमंग 8 एडजेसेंट यूनिट सेल। अब देखिए प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल मतलब क्या कर रहा है, जो एटम जो प्रेजेंट होगा ये सब कॉर्नर प्रेजेंट होगा, मतलब यहाँ पे एक एटम यहाँ प्रेजेंट होगा, फिर यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो गए, तो टोटल मिला के इतने आइटम कितना हो गया? 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 7, यहाँ पे 8, मतलब इसमें कितने आइटम प्रेजेंट है? 8 आइटम। ये होगा प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हम सिंपल, ये अभी मैं आपको बताऊँगा कैसे करते हैं, कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। देखिए अभी मैं ऐसे कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा इसमें, क्योंकि APP निकालना रहेगा ना, तो इसे कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। अब दूसरा हमारा क्या है? बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, BCC। अब इसमें क्या है? अब BCC है आइटम एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूबिक एंड एट, देखिए उसमें क्या था? सिर्फ कॉर्नर पे ही प्रेजेंट था, पर इसमें क्या है? एक सेंटर पे भी प्रेजेंट रहेगा बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में, सिर्फ एक ही। और भाई FCC में देखें, FCC में क्या होता है? इसमें सिर्फ एक ही प्रेजेंट रहता है, पर FCC में हर फेस पे, मतलब इसका 6 फेस रहेगा, इसका 6 फेस रहेगा, तो हर फेस में एक एक आइटम प्रेजेंट रहेगा, उसे हम कहते हैं FCC।